नमस्कार साथियों, आधार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आधार क्लासेज अपनी ओर से आपकी तैयारी सुदृढ़ करने के लिए जो करंट अफेयर की क्लासें लेकर आया है, उस श्रृंखला में आज हमारी तीसरी क्लास है। अगस्त माह के घटनाक्रम में हम आज आर्थिक परिदृश्य पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को दृष्टिपात करेंगे, जो आगामी राज्य के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक होने वाले हैं। ये प्रश्न इनको आप वीडियो के माध्यम से, साथ ही हमारी तैयार की गई बुकलेट को पढ़कर अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के अगस्त माह के आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला। आपके सम्मुख पहला प्रश्न है, पेमेंट ऐप यूपीआई की तर्ज पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई प्लेटफॉर्म देश भर में शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। जैसे यूपीआई खुदरा भुगतान में, पेमेंट ऐप में यूपीआई ने खुदरा भुगतान में जिस प्रकार क्रांति लेकर आया है, तो उसी दिशा में आरबीआई द्वारा एक प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है, जो कर्ज लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, जिसके तहत लगने वाला समय, पेपर वर्क्स सभी को कम करेगा और लगने वाली लागतों को भी कम करेगा। लोनिंग की जो पूरा सिस्टम है उसको इकोसिस्टम को एकदम इजी बना देगा। ये कौन सा प्लेटफॉर्म? यूएलआई, जो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार ब्रांड मूल्यांकन के लिहाज से दुनिया की 100 शीर्ष कंपनियों में अमूल का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, कौन सा स्थान है? 22वां अमूल का। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में अमूल ने 100 में से 91 स्कोर किया है, जिसके तहत अमूल को AAA की रेटिंग मिली है, जो सबसे मूल्यवान खाद्य और डेयरी प्रोडक्ट उभर कर निकला है। और 333 करोड़ मूल्यांकन के साथ 22वां स्थान प्राप्त किया है। 68वां किया है ब्रिटानिया और 87 किया है प्राप्त मदर डेयरी और 95 स्थान प्राप्त किया है नंदिनी डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी NICDP के तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ कितने नए औद्योगिक नोड या फिर शहर की मंजूरी दी है? कितनी दी है? 12 नोडों की नए मंजूरी दी है। RS 2024-25 सिलेबस में औद्योगिक गलियारे एक टॉपिक इकोनॉमिक्स में दे रखा है, उसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। कौन सा कार्यक्रम? NICDP के तहत कितने नोडों को नई मंजूरी दी है? 12। ये नोड 2030 तक $2 ट्रिलियन निवेश को प्रोत्साहन करेंगे, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।
ये नोड कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड में है खुरपिया, खुरपिया। पंजाब, पंजाब में है पटियाला, राजपुरा। फिर है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, आगरा। बिहार, गया। राजस्थान, पाली व जोधपुर। फिर है महाराष्ट्र, दिल्ली। 7 नंबर तेलंगाना, जहीराबाद। केरल, पलक्कड़। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 2 स्थान है, और वाकल और कोपार्थी, कोपार्थी। ये 9 राज्यों में 12 नोड है। उत्तराखंड में खुरपिया, यूपी में प्रयागराज, आगरा, पंजाब में पटियाला, राजपुरा, बिहार में गया, महाराष्ट्र में दिघी, राजस्थान में जोधपुर और पाली, तेलंगाना में जहीराबाद, केरल में पलक्कड़, आंध्र प्रदेश में और वाकल और कोपार्थी। अगला क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किस घटक को क्रियान्वयन करने हेतु नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश 9 अगस्त 2024 को अधिसूचित किया है? पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस एक घटक को अधिसूचित किया है? कौन सा घटक है? सौर, मॉडल सौर गांव। कौन सा घटक है? मॉडल सौर गांव। इस घटक की अनुमानित बजट कितना है? 800 करोड़। और प्रत्येक गांव को, देश के हर जिले में प्रत्येक गांव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गांव को, देश के प्रत्येक जिले के हर एक गांव को मॉडल सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा और उस गांव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना कब शुरुआत की गई? 29 फरवरी 2024 को। रूफटॉप पर सौर ऊर्जा के बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को और बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने डिजिटल भूस्थानिक मंच, डिजिटल भूस्थानिक मंच कृषि निर्णय सहायता प्रणाली का शुभारंभ कब किया है? तो 16 अगस्त 2024 को। DSS कृषि प्लेटफॉर्म, ये कृषि के लिए एक अपनी तरह का पहला भूस्थानिक प्लेटफॉर्म, अपने तरीके का DSS कृषि निर्णय सहायता प्रणाली अपनी तरह का देश का पहला भूस्थानिक प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय कृषि के अनुसार इसको डिजाइन किया गया है, जिसमें उपग्रह द्वारा कृषि मानचित्र, जल स्तर, भूजल और जलाशय की स्थिति आदि एकीकृत रूप से एक जगह डेटा मिल सकता है और एक किसी भी टाइम उस डेटा को एक्सेस कहीं से भी किया जा सकता है। साथ ही आने वाली कृषि आपदाएं जैसे टीडी, अधिक वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इनका भी सही सटीक रूप से अनुमान इस प्लेटफॉर्म के तहत लगाया जा सकता है।
हाल ही में कटघोरा क्षेत्र किस कारण चर्चा में रहा है? तो किस कारण रहा है? लिथियम के भंडार के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 250 हेक्टर में एक नए क्षेत्र में जिसका नाम है कटघोरा, वहां लिथियम भंडार की खोज की है, जो देश की पहली लिथियम खदान होगी। इंडियन जियोग्राफी के खनिज संसाधन टॉपिक में ये आप अपडेट कर लीजिए। कटघोरा क्षेत्र लिथियम भंडार के लिए, और कटघोरा कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला, जिसका क्षेत्र का क्या नाम है? कटघोरा। लिथियम भंडार के लिए यहाँ पर पहली खुदाई होगी, जो देश की पहली लिथियम खदान होगी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संघ की व्यापार संख्या की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत ने वर्ष 2023 में कृषि उत्पादों में विश्व में किस स्थान पर सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है? कृषि निर्यातक के रूप में सबसे बड़ा कौन सा देश है? तो 8वां। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, भारत के खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट आई है? तो कितनी गिरावट आई है? 30% की। इसमें फूड प्रोसेसिंग में, एफडीआई सेक्टर में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई से आयकर सहित कोई भी टैक्स पेमेंट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कितनी कर दी है दोस्तों? 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी विगत 10 वर्षों में 19% से बढ़कर कितनी हो गई है? 23%। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था जिसका उत्तर आपको देना था। इसका डिटेल आंसर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। थॉमस कप 33वां टूर्नामेंट 2024 में चीन ने किस टीम को हराकर जीता था? सबसे पहले थॉमस कप टूर्नामेंट किससे संबंधित है? बैडमिंटन के तहत 2 टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है थॉमस कप, दूसरा होता है उबेर कप। 2 टूर्नामेंट होते हैं बैडमिंटन के। किस खेल से संबंधित है? सबसे पहले थॉमस कप, तो किससे? बैडमिंटन से। इसके तहत 2 कप होते हैं, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप होता है जो होता है पुरुषों के लिए, मेल के लिए, और उबेर कप होता है महिलाओं के लिए। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। फिर इस बार 2024 में ये कहां पर आयोजित हुआ? चीन में एक जगह है चेंगदू, चीन के चेंगदू शहर में आयोजित हुआ। थॉमस कप का कौन सा संस्करण था? 33वां। और उबर कप का 30वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया। विजेता कौन सी टीम रही थॉमस कप में? चीन। और उबर कप में कौन सी टीम रही विजेता? वो भी चीन। चीन ने किसको हराया यानी उपविजेता? उपविजेता कौन रहा? इंडोनेशिया। थॉमस कप में उपविजेता कौन रहा? इंडोनेशिया। और उबर कप में भी इंडोनेशिया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इंडोनेशिया। चीन विजेता और उपविजेता इंडोनेशिया। थॉमस कप में उबर कप भी चीन ने जीता और इसका उपविजेता कौन रहा? इंडोनेशिया। आरपीएससी सबसे फेवरेट क्वेश्चन हर मैंने देखा है खेल में से पूछती है, तो वो एक स्तरीय प्रश्न पूछती है, उपविजेता। फेवरेट क्या क्वेश्चन है?
विजेता। और थॉमस कप चीन ने ये कितनी बार जीता है? तो कितनी बार जीता है? 11वीं बार चीन ने। और उबर कप चीन ने कितनी बार जीता है? 16वीं बार। सर्वाधिक बार उबर कप चीन ने ही जीता है, वो कितनी बार? 16 बार। और सर्वाधिक बार थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता है 14 बार। और सेकंड स्थान पर आ जाता है 11 बार जीतकर चीन। अब उबर कप कैसे याद रखोगे? उबर कैब होती है, उसमें कौन सुरक्षित रहती है? महिलाएं। तो इस ट्रिक से आप उबर कप किससे संबंधित है? महिलाओं से, ये याद रख सकते हो। क्या भारत ने भी थॉमस कप को भी जीता है? तो 2022 का भारत ने थॉमस कप जीता है। और 2022 में उबेर कप किसने जीता था? दक्षिण कोरिया, जो पिछला हुआ। और ये टूर्नामेंट प्रति 2 वर्ष में आयोजित होते हैं। 2022 में भारत ने जीता, 2024 में चीन ने जीते हैं। अगले कब होंगे? 2026 में आयोजित होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए, सीईटी हर एक एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सम्मुख, तो इसका आंसर आपको कमेंट, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 सीनियर वर्ग में किसको प्रदान किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं इसका डिटेल आंसर हमारे करंट अफेयर के नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज के लिए धन्यवाद।